हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस MS वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज अपना ये हमारा छठा वीडियो है जिसको हम अपना कंप्लीट करेंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बाकी वीडियो भी आप उसको वॉच करो, देखो, और जो भी वीडियो है उसको सभी अच्छे से याद करो। हमारे पास 13 चैप्टर है साइंस के, जिसको मैं हर एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। 40 से 45 मिनट की वीडियो है। आपने पूरे साल में कितनी मेहनत की है, वो सारा साल का रिवीजन है वो आप 13 वीडियो में कर सकते हो। तो यानी आपको 13 वीडियो में आपको पूरे मेहनत से पूरा रिवीजन करना है आपको, ठीक है। और आपको लिख लिख के भी ट्राई करना है कि ये आपने याद, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं कि हमें मेन कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहला यानी लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, लाइफ प्रोसेस में क्या होता है कि ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। यानी जो भी प्रोसेस होते हैं, जो डाइजेशन का हो जाएगा, रेस्पिरेशन का हो जाएगा, एक्सक्रीशन का हो जाएगा, ये सभी जीवों को जीवित रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए ज़रूरी है। इसको हम जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहेंगे, यानी जो श्वसन होगा, वहन होगा, उत्सर्जन होगा, पाचन होगा, इन सभी की ज़रूरी है एक जीव को जीवित रहने के लिए। तो ये जो चारों चीज़ों मैंने बताई हैं, श्वसन, पोषण, वहन और उत्सर्जन, ये सभी चारों चीज़ों से मिलके क्या बनता है आपका एक जीव का लाइफ प्रोसेस, यानी ताकि वो ये जीव के जीवन जीने के लिए ना ये बहुत ज़्यादा नीड पड़ता है, ठीक है। तो इन चार चीज़ों से मिलके लाइफ प्रोसेस बनता है, ठीक है, जीव जो आपका जैव प्रक्रम बनता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है। तो मेन हमें 4 चीज़ें पढ़नी है लाइफ प्रोसेस में। 4 चीज़ें कौन कौन सी। तो पहला है हमारा डाइजेशन यानी पाचन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, सर्कुलेशन यानी वहन, और लास्ट वाला है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो डाइजेशन में क्या होता है तो डाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे फूड को हम इनटेक करते हैं और ये फूड हमारे पेट में पच जाता है, ठीक है, और हमें एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, यानी इसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं ताकि ग्लूकोज जले, बर्न हो और हमें एनर्जी मिले, ठीक है। सर्कुलेशन में क्या करते हैं, वहन में क्या करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, फैट या जो वसा है या जो कार्बोहाइड्रेट है, उसका एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना, एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना, इसको वहन कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन में होता है कि वेस्ट मटेरियल को उत्सर्जन में क्या होगा, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है, यानी उत्सर्जन कहलाता है। तो हम इसको आगे देखते हैं कि सबसे पहला हमें इन चारों चीज़ों को ही पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा कौन सा, न्यूट्रिशन। पहला क्या है, न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इनटेक द फूड। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। क्या होता है इसका हिंदी में क्या कहते हैं, इसको पोषण कहते हैं। तो पोषण में क्या होता है कि हम द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, यानी एक जीव अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, उसी को हम पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी भोजन का ग्रहण करना, पोषण क्या है, भोजन का ग्रहण करना, ठीक है। भोजन का ग्रहण करना क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा, यानी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेंगे इट्स फूड। क्लियर है इतना, बहुत अच्छे। तो 2 तरह के आपके न्यूट्रिशन होते हैं। यहाँ पे देखो न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। तो न्यूट्रिशन वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला न्यूट्रिशन वो है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में पोषण। और दूसरा वो क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में न्यूट्रिशन यानी पोषण, ठीक है। तो जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस से। तो प्लांट्स क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं
तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, या कहते हैं इसको स्वपोषी पोषण, ठीक है। तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स जो है, जो पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं वो? स्वपोषी होते हैं, यानी वो जो है आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। दे कैन मेक देयर ऑन फूड, क्योंकि अपना भोजन खुद बना सकते हैं इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है, तो एनिमल्स जो है अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। यानी एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, यानी जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना क्या होते हैं, तो विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बना ले, जो कि प्लांट्स हैं, और विषमपोषी यानी हेटरोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाए, उसे हम एनिमल कहते हैं, यानी उसको हम विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी किसे कहेंगे? जो अपना भोजन खुद ना बना पाए। हेटरोट्रॉप्स किसे कहेंगे? जो अपना भोजन खुद ना बना पाए, ठीक है। वो डिपेंडेंट होते हैं या तो प्लांट पे या तो एनिमल पे। प्लांट से उनको जो है फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, दाल चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, तो ये सब मिलता है, या एनिमल से दूध चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है, तो मतलब ये जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे फॉर देयर फूड। तो हेटरोट्रॉप्स यानी जो विषमांगी वाले हैं, विषमांगी जो आपके जो विषमपोषी होते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। किस पे? पौधे और जंतुओं पे निर्भर होते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो है इसको कंप्लीट कर लिया। बताओ मुझे, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद बना ले। हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अभी जो हमने पढ़ा है इन्हीं के बीच में हम डिफरेंस करते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी, हेटरोट्रॉपिक मतलब विषमपोषी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, और इसको हम विषमपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद बना ले, जो कि प्लांट्स होंगे, जो कि पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। और विषमपोषी कौन होंगे? हेटरोट्रॉप कौन होंगे? हेटरोट्रॉपिक जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, जो एनिमल्स या प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन हो गया या एनिमल हो गया, ठीक है। तो यानी इसके अंदर आप देख सकते हो कि ऑटोट्रॉपिक यानी द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड। यानी जो प्लांट जो है वो पौधे जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो इसमें पूरे में आपको सिर्फ क्या बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे, वाटर का यूज़ करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। और एनर्जी का निर्माण करते हैं ताकि वो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं। कौन है फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है? तो सिर्फ प्लांट्स और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो कर सकते हैं। तो आपके स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद बना ले, जो कि पेड़ पौधे होते हैं, और ये दूसरे पे डिपेंडेंट अपने भोजन के लिए नहीं होते। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। लेकिन हेटरोट्रॉपिक में जो विषमपोषी होते हैं, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन होते हैं? एनिमल और फंजाई, जो कवक है, जो एनिमल यानी जंतु है वो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो इधर देखा था कि जो ऑटोट्रॉप से अपना भोजन खुद बना सकते हैं, तो क्या करते हैं? वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब अकार्बनिक पदार्थ, जो कि क्या था आपका? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और रूट से जो जड़ से वो क्या लेंगे? H2O। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, यानी कार्बोहाइड्रेट में। मतलब आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो है मेन निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो है आपका मेन मैंने बताया कि बताओ मुझे, प्लांट जो है वो कौन से प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण।
किस चीज़ का यूज़ करते हैं वो? इनऑर्गेनिक मटेरियल का, अकार्बनिक पदार्थ का। इनऑर्गेनिक मटेरियल किसे कहते हैं? तो बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उससे वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहां पे आपका पूरा यहां पे इक्वेशन क्लियर है। जैसे कि 6 मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल्स हैं आपके H2O के। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट को ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तों के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए जो प्लांट्स का कलर अगर ग्रीन पूछे तो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल जो है वो पत्तों पर पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट पे पाया जाता है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्या बताए? तो ये देखो, सनलाइट को ऑब्जर्व करना, ठीक है, सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करना। बताओ क्लोरोफिल के कारण पौधों का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। काम क्या है क्लोरोफिल का? तो ऑब्जर्व करना, यानी सूरज की प्रकाश को जो है अवशोषित करना, ठीक है। तो इसने इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या यूज किया? अकार्बनिक पदार्थ क्या क्या यूज किया? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। क्लोरोफिल ने किसको सोख लिया? सनलाइट को। और इससे किसका निर्माण हुआ? तो आपका एक कार्बोहाइड्रेट जो कि C6 H12O6 है, जो कि ग्लूकोज है एक तरह का, ठीक है। और ये क्या आपका O2 यानी ऑक्सीजन निर्माण हुआ, और H2O रिलीज करेंगे। जो एक्सेसिव वाटर है उसको स्टोमेटा के थ्रू ऊपर जो ट्रांसपिरेशन कर देंगे, ऊपर जो है आपका छोड़ देंगे, वो मतलब वाटर को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या बोला आपको? बताओ मुझे सबसे पहले बताओ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो फूड को ग्रहण करना। न्यूट्रिशन के टाइप्स बताओ। तो ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, मतलब स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन खुद बनाए, जो कि प्लांट्स होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है। अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। कौन हो गए? तो फंगस और आपके जो हैं एनिमल्स, यानी जीव जंतु, और आपके जो हैं फंगस हो गया यानी कवक हो गया। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ा जाता है, यानी आपका अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदला जाता है। अकार्बनिक पदार्थ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसको किस में तोड़ा है हमने? तो ग्लूकोज में, यानी C6H12O6, यानी ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, और फिर O2 में, ऑक्सीजन में, और एक H2O निकल देता है, ठीक है। अच्छा बताओ क्लोरोफिल क्या काम करता है इसमें? तो सूर्य के प्रकाश को सोखने का काम, ऑब्जर्व करने का काम करता है, ठीक है। तो हमने ये सारा रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए और कहाँ कहाँ से मिलेगा। सनलाइट चाहिए, जो कि कौन ऑब्जर्व करेगा? क्लोरोफिल करेगा। पत्तियों पे जो है आपका कलर भी क्लोरोफिल के कारण ग्रीन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से करेगा? तो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो है एंटर करेगा स्टोमेटा के थ्रू, और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ठीक है, छोड़ेगा। वाटर कहाँ से करेगा? तो वाटर और जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इस सब को जड़ से, मिट्टी से, जड़ के द्वारा जो है मिट्टी से ये प्राप्त करेगा। तो ये सब आपके रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस में जो कि चाहिए। बताओ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? सनलाइट कहाँ से लेगा? तो मतलब क्लोरोफिल इसको ऑब्जर्व करेगा, सन से लेगा, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर कहाँ पे मिलेगा? वाटर, नाइट्रोजन, फास्फोरस चाहिए। कहाँ से मिलेगा? वो मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी से चाहिए उसको, तो जड़ से वो जो है ले लेगा। तो क्या है, तुम्हें समझ में आया? बहुत अच्छे, गुड। अब हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ पे? तो फूड फैक्ट्री कहाँ है? पेड़ की फूड फैक्ट्री कहाँ है? पेड़ का किचन कहाँ है? तो पत्ते, जो पत्ते होते हैं ना, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। यानी आपका क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, जो लीफ है, जो पत्तों में क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, जो लीफ है यानी पत्ते हैं, उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। पत्तों के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। तो यही तो आपका सूर्य के प्रकाश को सोखने का काम करेगा। तो यहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो बोलोगे पत्तों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और जो कि क्या करता है? वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने का काम करेगा, सोखने का काम करेगा, और वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें बता दी है, इधर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा का। स्टोमेटा क्या होता है?
द टाइनी pores present on the surface of the leaves। जो पत्तों के ऊपर अगर जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जो छिद्र होते हैं पत्तों के ऊपर, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा, यानी रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र क्या होता है? तो पत्तों पे पाए जाने वाले छोटे छोटे पॉर्स यानी छिद्र, यानी टाइनी पॉर्स यानी छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। ठीक है, उसको हम स्टोमेटा कहेंगे। काम क्या होगा? तो दो काम होते हैं इसका, एक्सचेंजेस ऑफ गैस, गैसों का आदान प्रदान करना कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, और दूसरा जब एक्सेसिव अमाउंट में वाटर हो जाएगा, पानी अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो पानी को ऊपर की ओर छोड़ना, यानी पानी को जो है वो पत्तों के द्वारा जो है बाहर निकाल देना पेड़ से। इसको हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है पौधों के अंदर? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जो पत्ते हैं ना अपने अंदर, मतलब पेड़ के अंदर जो एक्सेसिव वाटर है उसको वो पत्तों के द्वारा जो है ऊपर छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यानी दो काम बताओ मुझे। तो पहला काम है स्टोमेटा यानी रंध्र का क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, और दूसरा काम क्या है कि एक्सेसिव वाटर को, ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, और लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है कहाँ से निकलता है? आपके स्टोमेटा के थ्रू निकलता है। ठीक है, स्टोमेटा में आपसे पूछा जाता है कि ये जो पिक्चर दे दिया जाएगा, इनसे नाम पूछेगा कि क्या नाम है इसका। तो ये याद रखना, ये जो दोनों हैं, ये जो राजमे की तरह आपको दिख रहा है, जो बीन्स की तरह दिख रहा है, ये जो है ये, तो ये दोनों गार्ड सेल होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? ये गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल। ये भी गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है। ठीक है, और ये जो है ये बीच में जो है ना, ये स्टोमेटा के छिद्र होते हैं। स्टोमेटा के अंदर पोर्स होते हैं, पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा पोर, स्टोमेटा छिद्र है। ठीक है, यानी रंध्र जो है रंध्र छिद्र। और यहीं पे आपका ये देखो ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब जो गार्ड सेल के अंदर जो है ये क्या पाया जाएगा? ये क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट का कलर भी थोड़ा बहुत ग्रीन दिख रहा है आपको। तो मतलब क्या है आपका, क्या बताओगे? जो क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है? दो गार्ड सेल होते हैं, एक स्टोमेटापोर्स होता है यानी रंध्र छिद्र होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो अगर मुझे बताओ कि वाटर को अगर स्टोमेटा खुलेगा तो ये छेद बड़ा हो जाएगा ना, ये जो पोर्स है ये बड़ा हो जाएगा ना, तो वाटर जो है ये बाहर निकल जाएगा ज़्यादा। समझ में आ गया? स्टोमेटा जब ओपन होता है तो वाटर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है इतना? ओके। अब हमारा जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या बताया था? विषमांगी, विषमपोषी। विषमपोषी में क्या होता है? जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि पौधों पर या तो एनिमल पर। तो आपके कौन कौन से होते हैं? होलोजोइक, सैप्रोफाइट्स और पैरासिटिक। सैप्रोफाइट का मतलब होता है मृत जीवी। क्या होते हैं? मृत जीवी। मृत जीवी मतलब जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे। जो सड़े गले पदार्थ मतलब डिकेइंग लीव्स, मतलब खराब पत्ते, जो आपके जो मरे हुए लगभग जो आपके जीव होते हैं, तो सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, यानी सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डिकेइंग मैटर, जो खराब हो रहे मैटर हैं या जो डेड मैटर हैं, उससे अगर वो फीड लेते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म को फीड मिलता है, यानी फीडिंग होती है ऑर्गेनिज्म की, यानी वो भोजन जो प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। कौन है ये? फंगी, यानी आपका कवक। जो फंजाई है, जो कवक है, वो क्या होते हैं? वो मृत जीवी हैं, सैप्रोफाइट्स हैं। उस सड़े गले पदार्थ डिकेइंग मैटर या डेड मैटर से अपना भोजन जो है इनटेक करते हैं। क्लियर है इतना? यानी जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करे उसके क्या कहेंगे? वो मृत जीवी कहेंगे, सैप्रोफाइट्स कहेंगे। ठीक है, पैरासिटिक किसे कहेंगे? तो पैरासिटिक जो है ये विदाउट किलिंग अस इनटेक देयर फूड। विदाउट किलिंग अस टेक देयर फूड।
मतलब हमें बिना मारे अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं। जैसे मच्छर जो है अगर हमें काटता है तो उसको भोजन मिल जाता है, लेकिन क्या हम मर जाते हैं? नहीं मरते हैं। तो यानी हमें बिना मारे वो भोजन प्राप्त करता है। जो लाइजस हैं, जो जू हैं, जो सर में होते हैं, वो भी हमसे भोजन प्राप्त करता है, लेकिन क्या हम मर जाते हैं? नहीं। तो ये क्या हो गया? ये आपका क्या है? पैरासिटिक है। जो लीच होते हैं, जो जोक होते हैं, क्या वो हमसे जो चिपक जाते हैं तो क्या हम मर जाते हैं? नहीं, लेकिन उसको भोजन मिल जाता है। तो ये सभी क्या है? इन सभी को कहते हैं हम पैरासिटिक कहते हैं, यानी इसको हम परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? जो अपना भोजन बिना हमें मारे हमसे प्राप्त करते हैं, जो कि लाइजस हो गए, मस्कीटोज हो गए, मच्छर हो गए, जू हो गए, आपका खटमल हो गया, ठीक है, यानी जो कैस्कटा एक प्लांट होता है वो हो गया, टिक्स हो गया, लीच हो गया, यानी जोक हो गया। तो ये सब बता दोगे, ठीक है। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम ना कुछ बड़े बड़े पदार्थ, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हैं, वो अपने अंदर इंटेक करते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर उसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा। तो ये तो हमारे बॉडी के अंदर होता है कि हम रोटी खाते हैं, रोटी फिर उसको चबाते हैं, उसको चबा चबा के काटते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है इसका, फिर वो जो है पूरे बॉडी में उसको भेजा जाता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब कहते हैं प्राणी संपोषण। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। तो एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। सॉलिड फूड एनिमल लेंगे और अपने बॉडी के अंदर ही उसको तोड़ेंगे, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे, प्राणी संपोषण कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अमीबा और एनिमल्स हो गए, ठीक है, हम सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये जो है कई बार पूछा गया है कि मतलब अमीबा जो है वो कौन सी विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो सूडोपोडियम, कूटपाद विधि द्वारा। अमीबा का कौन सा है? तो कूटपाद विधि। कूटपाद विधि द्वारा जो है सूडोपोडियम जो है, सूडोपोडियम अभी आगे इसको लिखा होगा, ठीक है। यानी अमीबा जो है वो कूटपाद विधि द्वारा जो है वो क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है, यानी सूडोपोडियम के द्वारा, ठीक है। ये देखो, तो सूडोपोडियम जो है इसके द्वारा जो है क्या करता है? वो भोजन ग्रहण करता है। सूडोपोडियम का मतलब क्या है? पोडियम का मतलब, पॉड का मतलब जो है ना, पॉड का मतलब पैर होता है, ठीक है। कूटपाद, पाद का मतलब जो है पैर होता है, ठीक है। और सूडो का मतलब होता है झूठा, मतलब नकली पैर। तो ये देखो अमीबा ने क्या किया, यहाँ पे एक फूड था तो अमीबा ने यहाँ पे नकली पैर बना लिए, नकली पैर बना लिए। अब फिर क्या करें? ये पैर एक आपस में जोड़ लेंगे। अब ये फूड यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो पहले फूड पार्टिकल था, फिर नकली पैर बनाए, सूडोपोडियम बनाया। अब ये खाद को अंदर ले लिया आपने, यानी इसको फूड वैक्यूल बन गया, खाद रिक्तिका बन गई, मतलब खाद जो है यहाँ पे, फूड जो है यहाँ पे अंदर चला गया। फिर देखोगे यानी यहाँ पे क्या करेगा? एसिमिलेशन करेगा, मतलब इसको तोड़ेगा फोड़ेगा, ठीक है, यानी सभी को भेज देगा, मतलब फूड को जो है सोख लेगा। फिर इंजेक्शन करके अब अनडाइजेस्टेड फूड को, जो अपचा हुआ जो चीज़ें हैं, उसको बाहर निकाल देगा। तो बस आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, बस आपको याद करना है कि अमीबा कौन सी विधि द्वारा जो है भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपाद विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? कूटपाद विधि द्वारा। सूडोपोडियम वो अपना एक नकली पैर बना लेगा, नकली पैर बना लेगा और अपना जो है भोजन ग्रहण करेगा। क्लियर है इतना? बहुत अच्छी। अब पैरामीशियम का भी ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, पैरामीशियम का बस इतना याद रखो कि पैरामीशियम जो है वो आपका सीलिया के द्वारा जो है मतलब मेन भोजन प्राप्त करता है। पैरामीशियम के ऊपर ना लगभग धागे रूप की संरचना होती है सीलिया की, ठीक है। हेयर प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी। जो पैरामीशियम पे जो हेयर, जो बाल जैसी संरचना जो होगी, उसको ही हम सीलिया कहते हैं। तो उससे वो भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो वही आपका नेक्स्ट इधर देखो सबसे पहले। तो अब हम बात करते हैं मेन ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। तो डाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, एनिमल में फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया कि कैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान उनका भोजन बन रहा था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि मेन तो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, सबसे मेन आप। तो सबसे पहले आप जो है भोजन को क्या करते हो? मुंह के अंदर इनटेक करते हो, ठीक है। तो यानी इनटेक द फूड, इनटेक द होल फूड, मुंह के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है।
फिर क्या किया जाता है, टीथ के द्वारा जो है वो चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, चबाया जाता है दांत के द्वारा या इसको जो है ग्राइंड यानी पीसा जाता है दांत के द्वारा फूड को, ठीक है। फिर टंग के द्वारा यानी जीभ के द्वारा जो है क्या किया जाता है, रोलिंग एंड टेस्टिंग द फूड, यानी रोल किया जाता है या टेस्ट किया जाता है फूड को, ठीक है। और स्लाइवरी ग्लैंड जो है, जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो हमारी बॉडी के अंदर से क्या निकालता है, स्लाइवा निकालता है। जो लार ग्रंथि है वो हमारे बॉडी के अंदर से क्या निकालेगा, स्लाइवा निकालेगा। क्या निकालता है, स्लाइवा। तो लार ग्रंथि जो हमारे अंदर से स्लाइवा निकालता है, क्या निकालता है, स्लाइवा निकालता है। म्यूकस भी यहां से निकलता है, ठीक है। तो बताओगे स्लाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, स्लाइवा। अब यही जो स्लाइवा है ना, इसको एमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं, एमाइलेज या टाइलिन। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये एमाइलेज टाइलिन का काम क्या है, तो एमाइलेज का हिंदी में भी एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। तो हमारे बताओ, हमारे मुंह के अंदर से, मुंह के अंदर जो है आपका कौन सा एंजाइम निकलता है, तो एमाइलेज निकलता है, टाइलिन निकलता है, एक लार रस निकलता है, स्लाइवा निकलता है। और ये जो एमाइलेज है क्या करता है, स्टार्च को जो कि मंड है उसको शुगर यानी शर्करा में चेंज कर देगा, ठीक है। शुगर मतलब क्या होता है, एक तरह का ग्लूकोज ही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्टार्च को, स्टार भी एक तरह का ग्लूकोज ही है। तो मेन जो है स्टार्च यानी मंड को किस में तोड़ देता है, शुगर। मंड थोड़ा सा हार्ड वाला ये कार्बोहाइड्रेट है, और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट वाले कार्बोहाइड्रेट में शुगर में चेंज कर देता है, ठीक है। तो क्लियर है आपका। तो सबसे पहले पाचन किसका शुरू हुआ है, तो बोलोगे कार्बोहाइड्रेट का। किसका शुरू हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का। यानी कार्बोहाइड्रेट में भी किसका, तो स्टार्च का यानी मंड का। हमारे मुंह के अंदर किसका पाचन शुरू हुआ है, स्टार्च का यानी मंड का। किसने किया है, एमाइलेज ने किया है। मुंह के अंदर कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज है। कहां से निकला है, तो स्लाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि से निकला है, ठीक है। उसने क्या कर दिया है, तो स्टार्च यानी मंड को शुगर यानी शर्करा में चेंज कर दिया है। क्योंकि जब खाना आप बार बार चबाओगे ना तो मीठा लगने लग जाता है। मीठा जब ज़्यादा चबा लोगे वो मीठा लगने लग जाएगा। तो वो जो मीठा लगता है वो क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जो स्टार्च है वो चेंज हो जाता है आपका शुगर में, थोड़ा शुगर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे एसोफेगस है। तो एसोफेगस में क्या होता है आपका, तो एसोफेगस में क्या होता है, यानी टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यानी फूड से मतलब जो फूड है वो हमारे माउथ से स्टमक में भेजना, पेट में भेजना। किसके द्वारा, तो यहाँ पे एक हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे होता है एसोफेगस, ठीक है। क्या होता है एसोफेगस, यानी इसको ग्रासिका या इसको जो हम क्या कहेंगे, आहार नली कहेंगे, ग्रासिका कहेंगे, आहार नली कहेंगे, ठीक है। तो ये एसोफेगस जो है वो क्या करता है, आहार नली या ग्रासिका के द्वारा जो है हमारा क्या होता है, यानी फूड को मुंह से स्टमक यानी जो आपका अमाशय है, स्टमक यानी अमाशय तक पहुंचा जाएगा। तो बताओ मुझे, फूड को जो एसोफेगस है, जो आपकी ग्रासिका है, वो क्या करती है, तो भोजन को मुंह से स्टमक यानी अमाशय तक पहुंचाती है। कौन से मूवमेंट के थ्रू, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, यानी क्रमानुकूचन गति। कौन सी गति, कई बार पूछा गया, क्रमानुकूचन गति यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्रमानुकूचन गति का मतलब क्या होता है कि एक ये पाइप की तरह काम करता है। यहाँ पे आपका, यहाँ से मुंह है और ये जो है ये जो पेट है, तो यहाँ पे भोजन जो जाता है तो यहाँ पे लगभग ये पहले सिकुड़ जाएगा, फिर थोड़ा सा जो भोजन पहले यहाँ पे आएगा, फिर भोजन सिकुड़ के ये फिर फैल जाएगा, फिर भोजन नीचे गिरेगा, फिर ये सिकुड़ जाएगा, फिर भोजन को आगे भेजेगा, थोड़ा सिकुड़ के फैलने के बाद फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर मतलब ऐसे ही जो है भोजन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन जो है पहले सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा। तो मतलब ये जो है ना आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, ठीक है, एसोफेगस का। और फूड जो है वो लगभग आपके स्टमक में यानी अमाशय में आ जाता है, ठीक है। फिर अमाशय में जो है यानी स्टमक जो है, स्टमक में जैसे ही फूड आया, अमाशय में जैसे ही फूड आया अमाशय में, तो अमाशय में तीन चीज़ें पाई जाती है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन को पेप्सिन कहते हैं, HCl और म्यूकस को श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लेष्मा। तो यानी जो पेप्सिन है ये पी से प्रोटीन का पाचन करना। तो किसका पाचन करेंगे, पेप्सिन, प्रोटीन का। कई बार पूछा गया है कि HCl का काम क्या है, HCl कहाँ से निकलता है, तो पेट में, स्टमक में, अमाशय में आपका HCl होगा। काम क्या है, यानी ये मेक फूड एसिडिक, ये भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में ही पेप्सिन काम कर पाएगा, ठीक है।
तो भोजन को ये अम्लीय बनाता है, मेक फूड एसिडिक, और दूसरा किलिंग द बैक्टीरिया। क्या काम करता है HCl? किलिंग द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मारने का काम करता है। भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया है ना उसको मारने का काम करता है, ठीक है। और म्यूकस क्या करता है? तो HCl का pH मान होता है 1.4, तो अगर स्टमक का भी pH मान पूछे तो 1.4 के आसपास होगा। तो यानी ये जो इतना ज़्यादा अगर एसिडिक है तो हमारा पेट जो है जल जाएगा। तो इसकी HCl से बचाने के लिए हमारे ना स्टमक पे एक लेयर होती है जिसको कहते हैं म्यूकस की लेयर, ठीक है, श्लेष्मा की लेयर, जो कि क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी हमारे स्टमक की दीवार को जो है वो प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करती है किससे? HCl से, ठीक है। तो HCl का काम क्या है? किलिंग द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने का, और मेक फूड एसिडिक, एसिडिक बनाती है फूड को। पेप्सिन का काम क्या है? तो प्रोटीन का पाचन करना। म्यूकस का काम क्या है? HCl से जो है हमारे स्टमक की सुरक्षा करना, हमारे आमाशय की सुरक्षा करना। अब जो फूड है वो कहाँ पे आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। कहाँ पे आ जाएगा? छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत में जो पूर्ण पाचन हो जाएगा, लगभग सभी पूरा पाचन जो है आपका कहाँ पे हो जाएगा? छोटी आंत में हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का भी, फैट का भी और प्रोटीन का भी। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो बोलोगे छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसका पाचन होकर क्या बन जाएगा? वो ग्लूकोज बन जाएगा। जो फैट्स है उसका पाचन होके क्या बन जाएगा? वो या तो बोलोगे फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक है। वसा अम्ल, वसा जो है वो वसा अम्ल या तो ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक है। और जो प्रोटीन है वो पाचन होके क्या बनता है? अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल। समझ में आ गया? तो बताओ, भोजन मतलब हमारे बॉडी में पाचन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मुंह से। किसका पहले? कार्बोहाइड्रेट का। पूर्ण पाचन कहाँ पे हुआ? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हुआ? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में चेंज हुआ? अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। और तीसरा कौन सा? फैट किस में चेंज हुआ? तो फैटी एसिड यानी वसा यानी ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो इसको आप जो है एकदम से याद करते रहो। अब यहाँ पे देखोगे तुम, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यानी जो छोटी आंत है, छोटी आंत में एक विली पाई जाती है, विली, जिसे विलाई भी कहते हैं। इसको हम जो क्या कहते हैं? विलाई, या इसको जो है हम विलाई कहते हैं, यानी छोटी आंत जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पाई जाती है, ठीक है। इसको दीर्घरोम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, याद रखना, दीर्घरोम। तो ये जो होता है, क्या होता है? दीर्घरोम जो है, ये आपका विली जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। प्रोजेक्शन किसकी तरह होता है? स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? फिंगर लाइक, उंगलियों के समान जो है इसकी संरचना होती है। और ये छोटी आंत की ना जो दीवार है उसको बढ़ा देती है, छोटी आंत की दीवार को ये उसके एरिया को बढ़ा देती है, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होती है ये, ठीक है। तो दीर्घरोम जो है ये क्या काम करता है? मतलब आपके जो छोटी आंत में जो पचा हुआ फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसको अब्जॉर्व करती है, ठीक है। तो दीर्घरोम यानी विलाई का काम बहुत बार पूछा गया है। विलाई का काम क्या है? यानी इंक्रीज करती है द एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की जो क्षेत्रफल है ना उसको बढ़ा देती है। और दूसरा जो पचा हुआ भोजन है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसको ऑब्जर्व करने का, उसको सोखने का काम करती है, ठीक है। तो हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड के अंदर भेजने का, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखेंगे तो कहाँ से क्या क्या चीज़ें आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से चीज़ें कौन कौन सी आती है? रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम, कहाँ से कौन सी चीज़ें आपके छोटी आंत में आएगी। लीवर का काम कई बार पूछा गया है कि लीवर यानी यकृत का काम बताओ, यकृत का काम बताओ। इसको भूल मत जाना, इंपॉर्टेंट लगा लो, भूल मत जाना, कान खोल के सुन लो, अभी इसको फोकस करना है आपको, यकृत का। तो यकृत जो है, यकृत यानी लीवर जो है वो बाइल यानी बाइल जूस निकालता है। क्या निकालता है? बाइल जूस। कहां पे इकट्ठा करता है? वो गॉल ब्लैडर में करता है। यानी यकृत जो है, जो लीवर है, लीवर क्या निकालेगा? बाइल जूस निकालेगा। और बाइल जूस कहां पे इकट्ठा करेगा? गॉल ब्लैडर में करेगा। और ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? फैट का पाचन करता है, यानी ये वसा का पाचन करेगा। दोबारा बोल रहा हूं, जो लीवर है बाइल जूस निकालेगा, इकट्ठा कहां पे करेगा? गॉल ब्लैडर में करेगा। और किसका पाचन करता है? ये वसा का पाचन करता है। हिंदी में बोल दूं, यकृत जो है वो क्या काम करता है? तो बाइल जूस यानी पित्तरस निकालेगा। पित्तरस कहां पे इकट्ठा करेगा? पित्ताशय में करेगा।
और ये वसा का पाचन करता है, फैट का डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो यानी इसी को हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। इमल्सीकरण किसे कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है, इमल्सीकरण किसे कहते हैं। तो लार्ज फैट जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल फैट ड्रॉप्स में चेंज करना, मतलब वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण कहलाता है, ठीक है। कौन करता है, बाइल जूस, तभी तो पाचन होगा वसा का। तो वसा का पाचन करना ही इमल्सीकरण कहलाता है, ठीक है। वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ना इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो हमें लीवर का पता चल गया, लीवर ये बाइल जूस निकालेगा, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा करेगा और फैट का पाचन करेगा, और फैट के पाचन को हम क्या कहते हैं, इमल्सीकरण, यानी इसमें वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ा जाता है। फिर एक जो आपका जो है यानी पैनक्रियास से इसको कुछ मिलता है। पैनक्रियास से क्या मिलेगा आपको, इसको 3 चीजें मिलती है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन, अब देखो पेप्सिन कहाँ से निकला था आपका, पेप्सिन निकला था पेट इन स्टमक में से, यानी अमाशय में से, प्रोटीन का पाचन कर रहा था ना, ऐसे ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, ठीक है। तो सिन वाला जो है पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन ऐसे याद कर लो, प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। लाइपेज जो है, अब जो आप जब जाते हो पकौड़े लाने जाते हो, तो पकौड़े लाने जाते हो तो उस देखते हो ना कि पेज के ऊपर जो है वसा के धब्बे दिख जाते हैं, फैट के धब्बे दिख जाते हैं, है ना, तेल के धब्बे दिख जाते हैं। तो याद रख लेना कि मैंने आपको एग्जाम्पल कैसे बताया था कि वो जो कागज है उसके ऊपर तेल के धब्बे आपने देखा था, तो यानी लाइपेज, पेज पेज पेज, ठीक है। तो लाइपेज जो है वो आपका किसका पाचन करेगा, फैट्स का दोबारा, ठीक है। बोलोगे भैया अभी तो हमने वो बताया था बाइल जूस करता है, अरे 1 या 2 कर सकते हैं, जैसे आपका प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन भी कर रहा है और पेप्सिन भी कर रहा है, ठीक है। और एमाइलेज जो है किसका पाचन करता है, तो ऊपर भी वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था और यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ऑब्जर्व करेगा एक्सेस ऑफ वाटर। अरे सिंपल सी बात है, अगर छोटी हाथ अगर वाटर को ऑब्जर्व कर लेता तो खाना तो बह ही नहीं पाता, लार्ज इंटेस्टाइन में जा ही नहीं पाता। तो लार्ज मतलब फूड में जो आपकी जो मूवमेंट होने के लिए पानी की तो जरूरत थी ना, तो पानी उसमें रहता ही है, तो पानी को मेन ऑब्जर्व कौन करता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। और रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एनस, एनस के थ्रू जो है हमारे बॉडी के द्वारा जो है अब बाकी चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे ये बताया गया, इसको आप जो है याद कर लेना, क्योंकि आपका यहाँ पे ये जो आता है कि हमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो क्या कर बनाओ, तो तुम वो डायग्राम बनाओ, तो कई बार आपका आया है, तो इसको देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है हमारा, तो रेस्पिरेशन में वही पहला हमारा जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, यानी रेस्पिरेशन कहलाता है, यानी इनटेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं, यानी रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि हमें एनर्जी मिले, एनर्जी मिलने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी जो है इनसाइड द सेल अगर मिलता है, अगर ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन द ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, अगर सेल के अंदर आप जो है वो फूड को तोड़ते हो, कोशिका के अंदर अगर फूड को तोड़ के एनर्जी प्राप्त कर रहे हो, तो इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहेंगे, कोशिकीय जो है श्वसन कहेंगे, ठीक है। कोशिका के अंदर ही अगर आप एनर्जी प्राप्त कर रहे हो तो इसको कोशिकीय श्वसन कहेंगे। तो श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या वो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना रेस्पिरेशन में श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे तुम, तो सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। 6 कार्बन के कार्बन शुगर है ये, ठीक है। शुगर मतलब आपका एक तरह ग्लूकोज, ठीक है। तो यानी C6H12O6। अब इसको जो है पचाने के लिए 3 मेथड है, इससे एनर्जी प्राप्त करने के लिए 3 मेथड है। एक तो पहला अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और तीसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ, मैंने ही बोला था आपको कि जब आपको एनर्जी तभी मिलेगी आपको जब फूड पूरी तरह से जलेगा, तो यानी आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फूड कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है ये पूरी तरीके से जलेगा ना, तो ही आपको एनर्जी मिलेगी।
तो मुझे बताओगे सबसे ज़्यादा एनर्जी कब मिलेगी? जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। सबसे कम एनर्जी कब मिलेगी? जब ऑक्सीजन बिल्कुल बहुत कम होगा या तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब जो है आपके 3 तरह से होते हैं। तो पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा तो यानी तब आपका जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो यानी इधर अगर देखोगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बोलोगे सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा? ग्लूकोज C6H12O6। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होगा, ये कहाँ पे होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और क्या हो जाएगा? ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा निकलेगी कम निकलेगी? ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, तो ग्लूकोज अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में होगा तो क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी। और एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में है। ठीक है, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या निकलेगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम है तो ये पहली बात तो ये मसल्स में होगा। ठीक है, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो ये मसल्स में होगा, यानी C6H12O6 लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यानी थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन है ही। यानी अब जो आपका निकलेगा ना, यानी इसके अंदर जो है वो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे देखोगे क्या क्या प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। तो सबसे मेन इसमें लैक्टिक एसिड निकलेगा। क्या निकलेगा? लैक्टिक एसिड। क्या निकलेगा? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल निकलेगा। ठीक है, और प्लस में एनर्जी निकलेगी। एनर्जी कम निकलेगी ज़्यादा निकलेगी? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी है तो एनर्जी कम निकलेगी। कहाँ पे होता है ये? मसल्स में होता है। कहाँ पे होता है? मसल्स में। जब आप दौड़ते हो तो ऑक्सीजन ले पाते हो क्या? नहीं ले पाते हो, तभी तो मसल्स पेन होता है, क्योंकि हमें एनर्जी कम मिल रही है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीजन अगर नहीं ले पाएंगे तो हमारा ग्लूकोज ठीक से जलेगा नहीं तो ठीक से एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अब एब्सेंस ऑफ जो आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो कहाँ पे होगा? मसल्स में होगा। इसलिए मसल्स में जो दर्द होता है वो लैक्टिक एसिड के ही कारण होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन रहा होता है हमारे मसल्स के अंदर। तो ये आप बता दोगे। ठीक है, फिर लास्ट आपका, यानी जो लास्ट आपका एब्सेंस ऑफ, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो C6H12O6 ग्लूकोज है। ऑक्सीजन अगर नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है या बहुत कम है, तो क्या आपका निकलेगा? एथेनॉल। एथेनॉल यानी अल्कोहल जो भी होता है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर एनर्जी सबसे कम कहाँ पे निकलेगी? यहीं पे निकलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं लगभग। तो एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा आपका? तो ये जो आपका साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे तो हमने कितने तरह के रेस्पिरेशन पढ़े? एक है प्रेजेंस ऑफ एयर में ग्लूकोज को हम जला रहे थे, तो ग्लूकोज को जलाते हैं जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा था तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था और H2O मिल रहा था पहले वाले में। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम था तो ग्लूकोज को जला रहे थे तो क्या मिल रहा था? लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिल रही थी, लेकिन एनर्जी कम था क्योंकि ऑक्सीजन कम था। कहाँ पर होता है ये? मसल्स में। मसल्स में पेन किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। और जब एनर्जी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो क्या होता है? तो आपको एनर्जी लगभग बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलेगी एनर्जी, बहुत कम एनर्जी मिलेगी। यानी एथेनॉल का निर्माण होगा और प्लस में एनर्जी, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये याद रखना। तो 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में। प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। एनर्जी ज़्यादा इसी में मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। एनर्जी इसमें क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो इसमें क्या निर्माण होगा आपका? इसमें जो आपका पहले वाला बताया था कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निर्माण होगा, और इसमें क्या निर्माण होगा? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या निर्माण होता? एक लैक्टिक एसिड और एक अल्कोहल, एथेनॉल, जो कि मैंने बताया था तीसरे में एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक है, तो बता दोगे। यानी जो वायवीय श्वसन होते हैं, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है, एनारोबिक को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है, और वायवीय श्वसन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाएगा। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये जो है आपका साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और ये जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड H2O को निकालेगा और ये निकालेगा अल्कोहल और लैक्टिक एसिड को। इसमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे पूरी तरह से ग्लूकोज जलेगा,
लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपको कम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं चल रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर क्रैम्प क्यों आता है बताओगे? इसी कारण आता है, ठीक है। अब अगर देखोगे आप ये देखो, तो हमारा जो श्वसन है, अब श्वसन को हम देखते कैसे होता है श्वसन। तो नाक के द्वारा, नॉस्ट्रल के द्वारा, नेसल पैसेज के द्वारा, यहाँ से फेरिंग से होते हुए, लैरिंग से होते हुए, या आपकी कुछ रिंग्स पाई जाएगी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, लैरिंग्स फेरिंग्स को सेमी कहते हैं। फिर आपकी जो है ट्रैकिया से होते हुए, जो कि विंड पाइप होती है, ट्रैकिया से होते हुए जो है लगभग ये आपका यहाँ पे 2 लंग्स होते हैं। अब ये जो लंग्स हैं ये आपका यहाँ पे जो है ना ये ब्रोंकीज होता है, ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे छोटी छोटी कुपिकाएँ यानी एल्वोलाई पाई जाएंगी, यहाँ पे कुछ एल्वोलाई पाई जाएंगी। तो यानी लंग्स के द्वारा जो है लगभग आपका, बताओ मुझे कैसे गया है जो है आपका एयर कैसे गया है? तो नाक से घुसा, नाक से फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर होते हुए ट्रैकिया से होते हुए फिर आपका लगभग दोनों लंग्स में घुस जाता है। दोनों लंग्स में क्या पाया जाएगा पहले? तो ये आपका ये जो है इसको ब्रोंकिस कहेंगे।